Hello everyone, this is Yashvardhan Sharma and I welcome you all to this online platform channel with the e-learning point. And as you all know that we are going to learn many words related to your examination as it is Saturday and we have already promised you to get you some kinds of words. And if we talk about today, now we will discuss about the question paper of SSC CGLE. और आप लोगों को जो आज मैं पेपर लेकर आया हूँ एसएससी सीजीएलई का एक क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन पेपर जो है जो प्रीवियस ईयर में आप लोगों के 2020 में जो एग्जामिनेशन हुए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन उनसे रिलेटेड है। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें को डिस्क्राइब करूँगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे नाउन हम लोगों ने पढ़ा, वर्ड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं और इनसे ये चीज़ें जब आप लोगों को पता चलेंगी तो आपको पढ़ने का मन भी करेगा। क्या वाकई क्वेश्चन पेपर ऐसा ही आता है? कुछ लोग जो देते हैं एग्जामिनेशन उन्हें पता है, लेकिन जिन लोगों ने एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा आज डिस्कस करूंगा एग्जामिनेशन पैटर्न को, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपको प्रीलिम्स में। तो थोड़ा सा चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए थोड़ा सा पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं। जैसे आप सभी जानते हो कि एसएससी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, वैसे डिफेंस वगैरह को फिर कभी देखेंगे, अभी हम बात करते हैं एसएससी एग्जामिनेशन की। तो एसएससी एग्जामिनेशन में जो एसएससी आयोग है वो कई तरीके के एग्जामिनेशन कराता है। इसमें CGLE कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन होता है, CHSL होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, इसके अलावा CPO एग्जामिनेशन आप दे सकते हो इसमें, इसके अलावा CGLE CHSL CPO, इसके अलावा स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन एसएससी कंडक्ट कराता है। और स्टेनोग्राफर में दोनों ही ग्रुप आते हैं, और सी और डी, क्लियर, सी के लिए भी आता है और डी के लिए भी आता है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होता है, जिसे MTS बोलते हैं हम लोग। कहने को ग्रुप डी का होता है लेकिन जो इसका लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस लेवल होता है। तो ये सारे एग्जामिनेशन इसमें आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ बातें आपको बता दूं इसमें। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले CGLE एग्जामिनेशन की, तो अगर आप CGL एग्जामिनेशन की बात करें, जिसको हम शॉर्ट में CGL बोल सकते हैं, तो CGL में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें, तो आप सभी जानते हो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आप लोगों के 4 सेक्शन आते हैं। 4 सेक्शन का मतलब ये हुआ कि एक इसमें इंग्लिश पूछेगा, दूसरा आपसे पूछेगा इसमें मैथ्स, या इसी को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल दिया जाता है, मैथ्स आता है। इसके अलावा रीजनिंग आती है, और रीजनिंग के बाद जो आता है इसमें वो आता है पोर्शन GS। ये 4 सेक्शन इसमें एसएससी में पूछे जाते हैं, सभी जो एग्जामिनेशन मैंने लिखे सभी के लिए। अगर हम बात कर रहे हैं इसमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मैथ्स के होंगे, 25 रीजनिंग के होंगे और 25 ही आपके GS के होंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके कितने, 100। अब ये 100 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं। दूसरी बात, इनके लिए जो आपकी मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो होंगे आपके 200। जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे कितने, 200। यानी 100 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स जो होंगे, इनकी मार्किंग जो होगी वो होगी कितने की, 200 की। दूसरा, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग आती है, नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो नेगेटिव जो होती है उसमें 0.25 की होती है, लेकिन अगर आप डबल को लेकर चलेंगे तो 0.5 को भी आप समझ सकते हैं कि भाई एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो वैसे अगर एक क्वेश्चन के हिसाब से 0.25 की नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। अब अगर मेरिट की बात करें तो मेरिट लगभग इसकी जो जाती है, जैसे पिछली बार जो आपकी उसकी गई थी CHSL की, वो CHSL का भी प्रीलिम सेम होता है और CGL का भी सेम होता है। इसमें अगर टाइमिंग की बात करें, जो आपको टाइम मिलता है वो मिलेगा 1 आवर, और 1 आवर का मतलब ये हो गया कि 15 मिनट इसके लिए, 15 इसके लिए, 15 इसके लिए और 15 इसके लिए। यानी टोटल जो मिनट होगा वो कितना होगा, 1 आवर होगा। अच्छा, इसमें एक फायदा ये होता है कि सेक्शनल टाइम नहीं डिवाइड किया जाता, क्योंकि सेक्शनल में क्या होता है कि उसमें अगर आपने 10 मिनट में इंग्लिश कर ली तो आप बाकी के लिए बैठे रहिए जब तक आपका 15 मिनट नहीं हो जाता, जैसे बैंक वगैरह में ऐसा होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे सेक्शनल में आपने इंग्लिश को या मैथ्स को या किसी को भी अगर कम समय में कर लिया, जैसे मान लीजिए रीजनिंग को ले लेते हैं, रीजनिंग आपने 25 की जगह आप लोगों ने जो 15 मिनट आपको दिए गए हैं 25 क्वेश्चन के लिए, तो वो आपने अगर 10 मिनट में कर लिए तो बाकी का जो समय है वो आप मैथ्स को दे सकते हो, इंग्लिश को दे सकते हो, GS को आपने अगर कम में कर लिया तो बाकी का समय एक दूसरे को दे सकते हो।
इसमें एक फ़ायदा ये और होता है कि जो आपके स्क्रीन पर होंगे वो सेक्शन बने होंगे इस तरीके से, इंग्लिश, जीएस, मैथ और रीजनिंग। अब जिसको भी क्लिक करोगे, जिसको भी आप पहले करना चाहते हैं उसको आप पहले कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके एसएससी एग्जामिनेशन का। इसमें एक अगर हम बात करें मेरिट के बारे में, तो पिछली बार मेरिट जो गई है आप सभी जानते हो 143 प्लस गई है, क्लियर, जो इसकी सीजीएल की मेरिट है। सीएचएसएल की 159 गई थी लास्ट टाइम, तो वो काफ़ी बैलेंस्ड मेरिट जाती है इसकी। और इसमें भी अगर हम बात करें बड़ी पोस्ट जैसे एओ है, जीएसओ है, ऑडिट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, या जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर्स हैं, इनकी जो मेरिट जाती है वो बहुत ज़्यादा हाई जाती है, 170, 180, 190 तक क्रॉस करती है। तो वो उन लोगों के लिए, जैसे मान लीजिए आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की अगर हम बात करें तो उसके लिए अलग से इकोनॉमिक्स का एक पेपर होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसी तरीके से स्टैटिकल ऑफिसर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आप लोगों के लिए 12th में स्टैटिक्स होनी चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, क्लियर। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम बात करें इनकम टैक्स ऑफिसर्स वगैरह की या कस्टम्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो होता है कि आप लोगों के पास मेरिट होती है वो इससे काम चल जाता है कि 200 में से 143 आप लोग ले आए तो वहाँ पर क्वालिफाइंग हो गया। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि कम से कम अब जो कंपटीशन है उसमें 160, 170 के प्लस आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो हों तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे क्या होता है कि ओवरऑल मेरिट में आपको फ़ायदा मिलता है। तो ये रहता है प्रीलिम्स आपका, समझ लिया आपने। 1 घंटे का टाइम मिलता है, 1 घंटे में हम लोगों को 100 क्वेश्चन करने होते हैं 200 मार्क्स के, क्लियर। अच्छा, इसमें अब अगर हम आगे बढ़े सीजीएलई के बाद, इसके बाद करते हैं प्रीलिम्स के बाद सीजीएलई में मेंस होता है। तो मेंस जो होगा, मेंस में होता है इंग्लिश, और इंग्लिश में लगभग आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो होंगे 200 क्वेश्चन। और रही बात मैथ्स की, मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में लगभग आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे। ये 200 मार्क्स के होंगे और ये भी कितने का होगा, 200 का। यानी जो मेंस होगा वो 400 का होगा। 400 में से कम आपको 300 प्लस का स्कोर लेकर चलना होगा। और ये बहुत ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करें तो चीज़ें आसान हो सकती हैं। उसके बाद इसमें मेंस के बाद टाइमिंग जो रहेगी इसमें मेंस वाले में 2 घंटे की रहेगी, 1-1 घंटा दोनों को मिलेगा, क्लियर, 2 आवर्स का टाइमिंग होगी। इसके बाद बात करते हैं अगर तीसरे टायर की, टायर थर्ड। तो टायर थर्ड में क्या होता है, ऐसे पूछा जाएगा आपसे, और ऐसे जो होगा वो होगा पेन एंड पेपर मोड, पेन एंड पेपर मोड, जिसमें से 33% तो आपको लानी है, यानी 33% ये क्वालिफाइंग होता है। 33% के बाद जो भी आपके मार्क्स होंगे वो ऐड होंगे उसमें। तो वहां पर जब ओवरऑल मेरिट बनेगी, कुछ सेक्शन इसमें ऐसे हैं जिसमें टियर 4 भी होगा, जिसमें आपको टाइपिंग स्पीड भी मान सकते हैं। तो टाइपिंग स्पीड ज़्यादा नहीं मांगते इसमें। टाइपिंग स्पीड आपकी जो रहेगी वो रहेगी इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और हिंदी में रहेगी इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। तो जिसको भी आप चूज करना चाहें तो ऐसे आएगा आपका 100 मार्क्स का। तो ये कंडीशन रहती है सीजीएलई की, आप लोगों ने समझ लिया। तो ये कंडीशन तब है जब आप लोग इसमें जो मार्किंग वगैरह है वो अच्छी होनी चाहिए आपकी, तब जाकर आप ओवरऑल मेरिट में नाम आएगा। ओवरऑल मेरिट नाम के बाद आप लोगों को डिसाइड किया जाएगा पहले तो पोस्ट प्रेफरेंस आपसे पूछते हैं, और जब पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपकी मेरिट आती है तो वो आपको अलॉट कर दी जाती है। तो ये रहता है सीजीएलई का हिसाब किताब। बात कर लेते हैं जरा सीएचएसएल वगैरह की। तो सीएचएसएल जो होता है उसका प्रीलिम्स जो होता है वो सेम रहता है। सीएचएसएल जो होता है ये 12th स्टैंडर्ड होता है, इसमें वो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड था, ये 12th स्टैंडर्ड होता है। और 12th स्टैंडर्ड में जो चीज़ें होती हैं वो सेम होती हैं, जो मैथ्स होगा, इंग्लिश होगी, जीएस होगी या रीजनिंग होगी, इसकी जो मेरिट जो मार्क्स रहते हैं वो बराबर ही रहते हैं लगभग। ये जो रहेगा वो 25 क्वेश्चन इसके, 25 इसके, 25 इसके और 25 मैंने अभी आपको बताया सेम रहता है। तो 100 क्वेश्चन होंगे, और जो मार्क्स होंगे मैक्सिमम मार्क्स वो होंगे कितने, 200। और इसकी जो टाइमिंग मिलेगी आपको वो मिलेगी 1 आवर, जो बिल्कुल सेम था, बिल्कुल सीजीएलई और सीएचएसएल या एमटीएस, इन सबके जो होते हैं वो प्रीलिम्स जो होता है वो सेम होता है। इसके बाद जो इसका मेंस होता है वो वही होता है पेन एंड पेपर मोड, जो अभी मैंने आपको पेन एंड पेपर मोड। तो पेन एंड पेपर मोड होता है जिसमें आपसे ऐसे वगैरह लिखाया जाएगा, ऐसे एप्लीकेशन वगैरह, लेटर राइटिंग वगैरह। 33% क्वालिफाइंग है, बाकी के इसमें ऐड होंगे। तो इसमें क्या होता है कि मेंस जैसे सीजीएलई में होता है, मैथ्स और इंग्लिश अलग से आती है, जिसमें 200 क्वेश्चन मैथ के और 100 क्वेश्चन
सॉरी 200 क्वेश्चन इंग्लिश के और 100 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें डायरेक्ट मेंस होगा। इसके बाद तीसरा जो होता है इसमें टाइपिंग होता है। टाइपिंग जो होगी वो लगभग होगी आपकी इसमें 30 वर्ड या तो हिंदी के पर मिनट के हिसाब से, हिंदी की, या 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, किसके, 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश के। इसे क्वालिफाइंग करने के बाद आप लोगों को पोस्टल क्लर्क, एलडीसी, लोअर डिविजनल क्लर्क, इन सब की पोस्ट अलॉट की जाती है। एमटीएस की बात करें तो एमटीएस मल्टीटास्किंग होता है, सेम सीएचएसएल की तरह होता है, उसमें भी प्रीलिम सेम रहता है, मेन सेम रहता है, क्लियर। स्टेनोग्राफर की बात करें तो उसमें इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। सीपीओ की अगर हम बात करें तो सीपीओ का जो प्रीलिम्स होता है वो तो ऐसे ही रहता है, सीपीओ जानते हैं आप लोग, दिल्ली एसआई के लिए होता है, लेकिन सीपीओ का जो मेंस होता है, सीपीओ का जो मेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होती है, उसमें इंग्लिश होगी 200 क्वेश्चंस की, यानी 200 में से आपको मार्क्स लाने होंगे। सीपीओ का मेंस सिर्फ इंग्लिश के लिए होता है, जो दिल्ली एसआई के लिए होता है। प्रीलिम्स सेम होगा 25-25 क्वेश्चंस का, क्वालिफाइंग करने के बाद मेंस जो होगा सीपीओ का वो इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आएंगे उसमें, तो आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी इसमें। बात करें अगर इसमें ट्रांसलेशन ऑफिसर वगैरह की, तो उसके लिए आपको एमए वगैरह होना जरूरी है, तो वो चीज़ें बहुत आगे की हैं। उसमें इंग्लिश और हिंदी आती है और आप लोगों से जो मेरिट वगैरह होती है उसी के आधार पर बनती है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आज आपको बतानी थी। खैर ये कुछ संक्षिप्त मैंने आपको चीज़ें समझाई। बेसिकली जो मुझे आज आपको समझाना है वो हम लोग बात करेंगे इस पर, आप लोगों के जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम में पेपर कैसा आता है, किस तरीके से लास्ट ईयर पेपर कैसे हुए हैं, कैसा आता है इंग्लिश, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम देखने वाले इसमें क्वेश्चन पेपर को, कैसे क्वेश्चन पेपर आएगा और क्या करना है आपको। देखिए मैंने आपको बताया था कि ग्रामर से लेके वोकैब तक सब चीज़ें पूछी जाती हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं वो 2020 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ है सीजीएलई का, वो हम लोग कवर करने वाले हैं, क्लियर। तो पहला जो सेंटेंस दे रखा है इसमें डायरेक्शन कुछ देगा, इस तरीके से स्क्रीन होगी आपके सामने और स्क्रीन में आप लोगों को टिक करना होता है। तो वहां पर देखिए इंग्लिश हम लोगों ने यहां से उठाई है 25 क्वेश्चन। In this question, read each sentence to find out whether there is any error in it. The error, if any, will be in one part of a sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is 4. आप लोगों को सेंटेंस देगा, उसको मैंने बताया था पार्ट में डिवाइड कर देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें एरर बताइए, इसमें गलती बताइए। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती नहीं है तो एरर जो होगा पार्ट किसमें एरर होगा, 4 में, क्लियर। चलिए समझते हैं। सेंटेंस कह रहा है यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडी एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। या तो तुम्हें रेगुलर होना चाहिए अपनी स्टडी को लेकर, या फिर आपको स्टडी एग्जामिनेशन से पहले ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्लियर। तो समझिए इस बात को। जैसे हमें पता है कुछ पेयरिंग वर्ड्स होते हैं, पेयरिंग वर्ड्स, और हमें यह भी पता है कि पेयरिंग वर्ड्स कौन से होते हैं। जैसे ईदर का जो पेयरिंग वर्ड्स होता है वो और होता है, नीदर का जो पेयरिंग वर्ड्स होता है वो क्या होता है, नॉर होता है। नॉट ओनली का पेयरिंग वर्ड्स बट ऑल्सो होता है, क्लियर। इसी तरीके से ऑल्दो का पेयरिंग वर्ड्स, ऑल्दो या दो का पेयरिंग वर्ड्स, इनका पेयरिंग वर्ड्स येट होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे वेदर का पेयरिंग वर्ड्स, वेदर का पेयरिंग वर्ड्स और होता है, क्लियर। तो ऐसे जितने भी पेयरिंग वर्ड्स होते हैं हमें पता है कि पेयरिंग वर्ड्स ईदर के साथ आएगा तो क्या आएगा, और आएगा। अब देखिए सेंटेंस क्या है, यू मस्ट ईदर बी रेगुलर, या तो तुम्हें रेगुलर होना चाहिए, ईदर आ गया, विद योर स्टडी, किसमें, स्टडी में, एंड स्टडी फॉर लॉन्गर, और क्या करना चाहिए आपको, लंबे समय तक पढ़ना चाहिए। कब, एग्जामिनेशन के समय पर, यानी एग्जामिनेशन के टाइम पर आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए अगर आप रेगुलर नहीं है स्टडी के लिए। तो यहां पर एक बात समझिए कि ईदर के साथ जो पेयरिंग वर्ड आता है वो क्या आता है, और आता है, जबकि यहां क्या दे रखा है, एंड दे रखा है, जबकि आना क्या चाहिए, और। अगर आप अर्थ भी निकालोगे तो क्या निकालोगे, यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडी, या तो तुम्हें अपनी स्टडी को लेकर रेगुलर होना चाहिए, भाई लगातार पढ़ाई करनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लगातार पढ़ाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर टू लास्ट टाइम आप जो पढ़ते हैं। एंड स्टडी फॉर अ लॉन्गर, तो एंड नहीं और, या आपको स्टडी करना चाहिए एक लंबे समय तक एग्जामिनेशन के टाइम पर। तो आप लोगों को पता है कि ईदर के साथ जो पेयरिंग वर्ड आता है वो क्या आता है, एंड आता है। तो इसमें एरर जो होगा वो किस पार्ट में होगा, आपका 3 पार्ट में। आप उसको टिक करोगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ रही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट्स आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। देखिए क्वेश्चन पेपर मैंने प्रीवियस ही लिया है और आप लोगों को समझना यह है कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं या हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं। सेंटेंस कह रहा था न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। ये दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है इफेक्ट EFFECT और एक होता है इफेक्ट EFFECT। ये जो आप इफेक्ट देख रहे हो दिस इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है प्रभाव डालना, प्रभाव डालना। देखिए मैं आपको शुरुआत में वर्ड्स में ही बताता आ रहा हूं कि एवरी सिंगल वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज वेदर इट इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यानी अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द होते हैं वो कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच जरूर होते हैं। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच की जानकारी नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सेंटेंस कह रहा है न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर्स। तो टैक्सेशन रेट्स की बात हो रही है तो सीधी सी बात है वर्ब प्लूरल आएगी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, इफेक्ट टू इफेक्ट, आप लोगों को पता है इन्फिनिटिव पढ़ा है आप लोगों ने। इन्फिनिटिव में क्या होता है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि यहां क्या दे रहा है इफेक्ट दे रहा है। और इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट होता है नाउन जिसका मतलब होता है प्रभाव। तो प्रभाव डालना और प्रभाव दोनों में अंतर है भाई, ये नाउन है और वो क्या है वर्ब है। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो यहां पर जो इफेक्ट होना चाहिए वो कौन सा इफेक्ट आना चाहिए, EFFECT वाला, क्योंकि इसका जो द एक्सपोर्ट सेक्टर है यहां पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट जो होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है ना कि नाउन का। तो या तो ऐसे समझ लो कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इफेक्ट आएगा EFFECT, या ऐसे समझ लो कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। भाई नाउन नहीं आएगा यहां पर, नाउन में टू नहीं लगेगा, बाउंड टू, वहां पर हमें वर्ब चाहिए और जबकि है क्या इफेक्ट है, नाउन है, होना क्या चाहिए इफेक्ट। समझ में आ रही है बात। तो यहां इफेक्ट होना चाहिए तो पार्ट किस में एरर है आपका सी में। समझ में आया होगा आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इसमें इन दीज क्वेश्चंस अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस गिवन इन बोल्ड बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव्स टू द बोल्ड पार्ट 1, 2, 3 which may improve the sentence. Choose the correct alternative in case no improvement is needed. Your answer is fourth। यानी कि इसमें क्या है, एक पार्ट दिया गया है बोल्ड, इन्होंने यहां पर नहीं किया है लेकिन मैं आपको बता दूं ये थोड़ा सा पार्ट बोल्ड है। अब इस बोल्ड पार्ट में करना क्या है, आपको लगाना है इसमें टिक, यानी इसको रिप्लेस करना है वही एरर ही है। 4 एरर हो गई है, इसके बाद एक और एरर है, तो ये जो रिप्लेस करने वाला है ये भी एरर की तरह ही है। भाई हमें पता होना चाहिए तभी तो रिप्लेस करेंगे हम लोग। एक बात समझिए, छोटे सेंटेंस से समझिएगा। एक सेंटेंस लेता हूं, व्हेन आई केम आउट ऑफ द हॉल, जब मैं हॉल से बाहर निकला, आई नोटिस्ड दैट समवन स्टोल माई पर्स। जब मैं हॉल से बाहर निकला मैंने नोटिस किया कि किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। आप एक बात समझिए, पहले काम कौन सा हुआ है, मैं हॉल से बाहर निकला, मैंने नोटिस किया कि किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। इसमें ये देखिए पहले काम कौन सा हो रहा है, तो आप कहेंगे सर पहले उसने क्या किया, किसी ने उसका पर्स चुराया है। भाई हॉल से बाहर आया, नोटिस किया, क्या नोटिस किया कि किसी ने उसका पर्स चुरा लिया। पहले काम क्या हुआ, पहले पर्स चुराया तभी तो हॉल से बाहर आकर नोटिस किया है। तो ये दोनों एक्शन तो साइमल्टेनियस है, पास्ट एंड डेफिनेट में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये वाला जो एक्शन है ये प्रीसीडिंग एक्शन है, प्रीसीडिंग एक्शन, पहले होने वाला जो एक्शन होता है वो प्रीसीडिंग एक्शन होता है। और इस बात को समझिए आप लोग कि अगर दो एक्शन पास्ट में हैं, अगर दोनों घटनाएं पास्ट की हैं तो एक घटना जरूर उससे पहले की होगी, भाई दूसरी घटना बाद में हुई होगी। तो जो पहले वाली घटना होती है, पास्ट ऑफ पास्ट जो होता है उसे बोलते हैं प्रीसीडिंग एक्शन, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट का भी पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट वाला जो सेंटेंस बनता है वो बनता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में बनता है। तो अगर पास्ट ऑफ पास्ट वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनता है तो आप एक बात समझिए, सेंटेंस को अगर सही करूं तो क्या होगा, व्हेन आई केम आउट ऑफ द हॉल, जब मैं हॉल से बाहर आया, आई नोटिस दैट समवन स्टोल माई पेन। तो समवन स्टोल नहीं होगा, समवन हैड स्टोलन। जो सही वर्ड होगा क्या होगा, समवन हैड स्टोलन माई पेन। जो पास्ट ऑफ पास्ट होता है वो हमेशा किस में बनता है, पास्ट परफेक्ट में बनता है। अब देखिए कह रहा है ऑन वन ओकेजन, एक अवसर पे ही परसुएडेड मी टू अकम्पनी हिम ऑन अ शूटिंग एक्सपीडिशन ही वाज प्लानिंग। तो एक ओकेजन पे उसने मुझे क्या किया, परसुएड किया, उसने मेरी खुशामद की क्या करने की, उसके साथ देने की,
कहां पर? ऑन अ शूटिंग एक्सपीडिशन, किस यात्रा पर जा रहा था वो? शूटिंग करने जा रहा था, मतलब शूटिंग अब या तो आप किसी हंटिंग वगैरह के लिए ले लीजिए, तो शूटिंग जो यात्रा थी उस पर मुझे ले जाना चाह रहा था, उसने मेरी खुशामद की। और वो कौन सा शूटिंग एक्सपीडिशन जो उसने प्लान कर रखा था। क्लियर? तो पहले एक बात बताइए मुझे, यहां पहले खुशामद की है या शूटिंग एक्सपीडिशन उसने प्लान किया है? भाई पहले वहां पर प्लान में जाने की या मेरे उसके साथ जाने की खुशामद की है प्लान के लिए, या पहले प्लान किया उसने? सॉरी, पहले उसने खुशामद की है शूटिंग एक्सपीडिशन पे जाने की, या पहले उसने प्लान बनाया था इसका? तो सीधी सी बात है, पहले प्लान बनाया होगा तभी तो खुशामद की होगी मेरे साथ चलो। तो पहले प्लान बनाया होगा तो ये कौन सा एक्शन हो गया? प्रीसीडिंग एक्शन हो गया। अगर ये प्रीसीडिंग एक्शन हो गया तो ये पास्ट ऑफ पास्ट कहलाएगा, और अगर ये पास्ट ऑफ पास्ट कहलाएगा तो पास्ट ऑफ पास्ट के लिए क्या आना चाहिए? पास्ट परफेक्ट आएगा, तो क्या आएगा? हैड प्लान। तो सेंटेंस होगा ऑन वन ओकेजन ही परसुएडेड मी टू अकम्पनी हिम ऑन अ शूटिंग एक्सपीडिशन ही हैड प्लान्ड। तो परसुएड बाद में करेगा, पहले प्लान बनाएगा तभी तो लेकर जाएगा मुझे। क्लियर? तो यहां क्या आएगा? हैड प्लान्ड आएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? वी हैव नो लेस देन 1000 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। समझिए, आप सभी जानते हो 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ये भी रिप्लेस करा रहा है, आपको रिप्लेस करना है, इस पूरे सेंटेंस को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस होना चाहिए? सही है तो नो एरर। तो आप लोगों को पता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव 3 होती है। पॉजिटिव होती है लिटिल, कंपैरेटिव होती है उसकी लेस, और सुपरलेटिव होती है लीस्ट। लिटिल, लेस एंड लीस्ट। तो आप लोगों को पता है जो लिटिल वर्ड है वो दिखाता है क्वांटिटी। लिटिल वर्ड जो होता है वो क्या दिखाता है? क्वांटिटी दिखाता है। और लिटिल की जगह अगर हम फ्यू की बात करें तो फ्यू जो दिखाता है वो क्या दिखाता है? नंबर दिखाता है। फ्यू क्या दिखाता है? नंबर। तो लिटिल दिखाता है क्वांटिटी और फ्यू दिखाता है नंबर। अब आपको पता है कि लिटिल अगर क्वांटिटी दिखाता है तो कॉम्पैरेटिव फॉर्म भी क्वांटिटी दिखाएगा, सुपरलेटिव फॉर्म भी क्वांटिटी दिखाएगा। फ्यू अगर नंबर दिखाता है तो फ्यू का कॉम्पैरेटिव क्या होगा? फ्यूअर होगा, और सुपरलेटिव भी क्या होगा? फ्यूएस्ट होगा। इस बात को ऐसे समझिए, ये सेंटेंस कह रहा है वी हैव नो लेस देन 1000 स्टूडेंट्स। तो 1000 स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो 1000 स्टूडेंट्स क्या है? नंबर ही तो है, संख्या ही तो है, जैसे हम गिन सकते हैं भाई 1000 स्टूडेंट्स हैं तो आप गिन सकते हो ना उसे। और अगर आप गिन सकते हो तो गिनने के लिए हम लोग लेस लगाते नहीं है। लेस आता है किसके लिए? क्वांटिटी के लिए। जैसे होता ही हैज लेस मिल्क देन आई हैव, तो वहां पर हम लोग मिल्क वगैरह के लिए लेस लगा सकते हैं। लेकिन जब हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो वहां लेस नहीं आ सकता, यानी लेस नहीं आ सकता तो नंबर के लिए वर्ड चाहिए। अब लेस कॉम्पैरेटिव है तो नंबर के लिए वर्ड कॉम्पैरेटिव में क्या है हमारे पास? फियर। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? देयर इज नो फियर। तो पार्ट जो होगा वो होगा आपका वी हैव नो फियर देन 1000 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, एक तरीके से जो लेस है वो नंबर के बाद आ सकता है। कैसे आ सकता है समझिए, जैसे अगर मैं कहूं देयर आर 2 स्टूडेंट्स, देयर आर 2 स्टूडेंट्स लेस इन द क्लास। क्लास में 2 स्टूडेंट्स कम है, तो लेस का यूज आप कर सकते हो नंबर के साथ, बशर्ते ये नंबर के बाद आना चाहिए। लेस जो है अगर नंबर के बाद आता है तो लेस आ सकता है, अन्यथा की स्थिति में लेस नहीं आएगा। यहां क्या आएगा? फियर आएगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? इसका मतलब यह होगा कि 2 स्टूडेंट्स कम है किसमें? क्लास में। यहां फियर नहीं आएगा, यहां लेस ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। In this question, the sentence have been given to active passive from the given alternative. Choose one which best expresses the given sentence passive voice. Active passive आप सभी लोग जानते हो, पढ़ चुके हो। एक्टिव पैसिव की अगर हम बात करें तो इसमें सीधा सा बस कुछ नहीं, आपको ज़्यादा मेहनत करनी, समझ लेना है। दे फर्स्ट सन ड्राइड द गार्बेज। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो गार्बेज था, जो कूड़ा था, उसे किस में सुखाया? उसे सन में यानी धूप में सुखाया। फॉर 1 to 3 days, और कितने दिनों? 1 से लेके 3 दिन तक। टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल, यानी मॉइस्चर जो लेवल है उसको क्या करने के लिए? कम करने के लिए। जो मॉइस्चर लेवल था उसमें जो नमी थी कूड़े में, उसको कम करने के लिए कूड़े को क्या किया गया? सुखाया गया। अगर मैं कहूं कि ये टेंस किसका है तो आप कहेंगे ड्राइड सेकंड फॉर्म आ रही है, तो सर ये होगा पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में जो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वॉज या वर। पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव की हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर। दूसरा, अब हमें यहां पर यह देखना है कि क्या सुखाया गया, तो आप कहेंगे सर गार्बेज सुखाया गया। तो क्या और किसी का जवाब देने वाला ऑब्जेक्ट होता है भाई? अगर हमें क्या का जवाब दे तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो किसी का जवाब दे, हुम का जवाब दे, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर मैं पूछूं क्या सुखाया गया, तो क्या और किसी का जवाब देने वाला क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या सुखाया गया? गार्बेज सुखाया गया।
तो हम लोग करते क्या है कि जब पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अगर मैं गार्बेज का क्या बनाऊं, यहां पर सब्जेक्ट बनाऊं, तो गार्बेज किस में सब्जेक्ट दे रखा है, देखिए गार्बेज दे रहा है यहां पर, टेंस क्या है, पास्ट है तो वॉज वर आ गया पैसिव में। द गार्बेज वॉज फर्स्ट सन ड्राइड फॉर 1 to 3 days टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल। तो पार्ट किस में कौन सा हो जाएगा इसका, सी 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब आप कहोगे सर इसमें दे आ रहा, बाई देम कहाँ गया, तो ये भी मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। जैसे एक सेंटेंस लें, दे डिस्ट्रीब्यूटेड टिकट्स, दे डिस्ट्रीब्यूटेड टिकट्स, उन्होंने टिकट्स बांटी। क्लियर। टेंस किस में, पास्ट में, पास्ट डेफिनिट में, पैसिव फॉर्मेट बनाना है इसका। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें, टिकट्स की। टिकट्स, टेंस कौन सा है, पास्ट डेफिनिट है तो वॉज या वर आ जाएगा, तो टिकट्स है तो क्या आएगा, वर आएगा। टिकट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां पर आपको दे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दे को डूअर मान लिया जाता है। डूअर मतलब एजेंट, एजेंट मतलब निरर्थक शब्द। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, समबडी, एनीबडी, नोबडी, दे, इनको जनरलाइज कर दिया जाता है, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। भाई उन्होंने टिकट बांटी है, टिकट बांटी गई, बात तो एक ही है। तो इसलिए ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। विमेन लाइक मैन टू फ्लैटर दैम, विमेन लाइक मैन टू फ्लैटर दैम, यहां पर टू फ्लैटर जो दे रखा है इन्फिनेटिव दे रखा है। और आप सभी जानते हो कि इन्फिनेटिव का जो पैसिव बनता है वो बनता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। यानी समझिए इस बात को। जैसे एक सेंटेंस लेता हूं, ही हैज टू कंप्लीट हिज वर्क, कंप्लीट हिज वर्क, उसे अपना कार्य पूरा करना है। तो जब आप इसका पैसिव फॉर्मेट बनाओगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिज वर्क। क्लियर। हैज, तो टू कंप्लीट है यहां पर, तो टू कंप्लीट का पैसिव क्या होगा, टू बी कंप्लीटेड। तो हिज वर्क हैज टू बी, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, हिज वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड बाय हिम। क्लियर। हिज वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड बाय हिम। तो ये जो टू कंप्लीट आप देख रहे हो, ये जो इन्फिनेटिव देख रहे हो, इसका जो पैसिव फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म से। तो टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में दे रखा है, तो ये होगा आपका women like to be flattered by men। यहां से होगा नहीं क्योंकि यहां पर हमें is are was were चाहिए क्योंकि पैसिव बनाना है। तो women are liked to be flattered by men। क्लियर। टेक सम मोर, समझ लेते हैं पहले। women like to be flattered, women are like to be flattered। अच्छा, अगर हम इसे women like to be flattered by men, तो women are liked, women पसंद की जाती है to be flattered by men। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा इसका। इसका जो होगा वो होगा पार्ट बी। सेंटेंस होगा वीमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। ये सीधा सीधा बनेगा। देखिए लाइक के बाद जो टू दे रखा है उसका हम पैसिव बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे, टू बी फ्लैटर्ड। जैसे एक सेंटेंस में समझा देता हूं आपको, आई लाइक पीपल टू एडमायर मी, एडमायर मी, मुझे पसंद है लोग मेरी प्रशंसा करें। तो इस सेंटेंस को सीधा सीधा लिख सकता हूं, आई लाइक टू बी एडमायर्ड। क्या लिखा जा सकता है, आई लाइक टू बी एडमायर्ड। क्लियर। मुझे पसंद है प्रशंसा मेरी किया जाना। तो यहां पर आप लोग समझिए कि पीपल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, इन्हें जनरलाइज कर दिया जाता है, इसलिए मैंने पीपल वहां पर नहीं लगाया। तो ऐसे इस तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट, मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन। आप सभी जानते हो नरेशन को चेंज करना है इसका, और यहां पर जो होना चाहिए एक मार्क्स और लगा देते हैं। तो मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन। तो सही सेंटेंस होगा, द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन्स लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पर्टी। यानी बूढ़ी महिला जो थी उसने प्रार्थना की अपने लड़के की लंबी लाइफ की और उसकी प्रॉस्पर्टी की, उसकी उन्नति की। क्लियर। चलिए सरल सा ये, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड। तो जितने भी नमस्ते सूचक शब्द होते हैं जो आते समय की नमस्ते होती हैं वो विश की जाती हैं। फेस्टिवल्स विश किए जाते हैं, आपके जितने भी मैरिज सेरेमनी वगैरह होती है, कोई भी सेरेमनी हो, बर्थडे पार्टी वगैरह वो विश की जाती है। तो सेंटेंस इसलिए क्या होगा, वी विश्ड हिम मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे। क्लियर। अच्छा, अगर हम इसमें ये लें, वी ग्रीटेड, ये होगा नहीं, वी सेड दैट, ये होगा नहीं, वी प्रेड, ये होगा नहीं। तो ऑप्शन होगा इसका 3, वी विश्ड हिम मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे। नेक्स्ट, इन दिस क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू द फील्ड in with an appropriate word. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative for 4 alternatives. अब इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, 4 हो सकता है कि आपको सेम वर्ड दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए इसमें बताइए क्या होना चाहिए।
तो सेंटेंस कह रहा है द फ्लैश ऑफ द टॉर्च डैश कोबरा, यानी टॉर्च के फ्लैश ने कोबरा को क्या किया, एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज का मतलब होता है भांडा फोड़ना किसी का, क्लियर। तो भांडा नहीं फोड़ा कोबरा का। यहां पर बात कर रहा है डिस्क्लोज्ड, डिस्क्लोज्ड कर दिया मतलब जो किसी चीज को छुपा हुआ था उसको निकाल दिया, डिस्क्लोज कर दिया। डिस्प्ले, डिस्प्लेड होता है जैसे अगर मान लीजिए मैं यहां पर कुछ ये जो दिखा रहा हूं आपको, ये क्या है, प्रदर्शित करना, डिस्प्ले करना हो गया। और रिवील्ड होता है किसी छुपी हुई चीज को प्रदर्शित करना। तो यहां पर जो वर्ड होगा वो क्या होगा, रिवील्ड होगा, क्योंकि जो फ्लैश थी टॉर्च की उसने जो छुपा हुआ कोबरा था उसको क्या किया, प्रदर्शित कर दिया। तो वहां पर यूज होगा क्या, रिवील्ड। नेक्स्ट, ही डैश हिमसेल्फ अ स्टिफ ड्रिंक, कैसी ड्रिंक उसने स्टिफ बनाई अपने लिए, स्टिफ ड्रिंक। स्टिफ ड्रिंक मतलब हार्ड ड्रिंक, क्लियर। स्टिफ ड्रिंक आता है हार्ड ड्रिंक। बिफोर मेकिंग स्टेटमेंट टू द पुलिस ऑफिसर, स्टेटमेंट देने से पहले किसको, पुलिस ऑफिसर को। तो उसने एक स्टिफ ड्रिंक बनाई, हार्ड ड्रिंक बनाई स्टेटमेंट देने से पहले किसको, पुलिस ऑफिसर को। तो उसने क्या किया, थ्रू, फेंकी, सॉरी उसने क्या किया, फेंकी अपने ऊपर स्टिफ ड्रिंक। तो ये तो नहीं होगा। फिल्ड, भरी, नहीं होगा। सिप्ड, सिप्ड होता है आप लोग चाय वगैरह पीते हो धीरे धीरे सिप करके, तो वो सिप्ड होता है। और यहां पर जो वर्ड आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, पोर्ड आना चाहिए, यानी उड़ेली उसने अपने लिए, उड़ेली, उड़ेलना होता है पोर्ड। तो उड़ेली हार्ड ड्रिंक किसके लिए, पुलिस को स्टेटमेंट देने से पहले, इसलिए क्या आएगा ऑप्शन, पोर्ड आएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, यहां पर बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड आ जाए। एग्जाम में सिनोनिम एंटोनिम करके नहीं देता है, उसमें देता है बेस्ट एक्सप्रेस या अपोजिट करके। तो बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है तो इसका मतलब सिनोनिम पूछ रहा है इसका। तो वर्ड क्या है, ऑब्नॉक्शियस। अब आप याद कीजिए, ऑब्नॉक्शियस के लिए मैंने आपको पढ़ाया है, हीनियस वर्ड होता है, हीनियस पढ़ाया है, ऑडियस पढ़ाया है, ओडियस, एबोमिनेबल पढ़ाया है, एबोमिनेबल, एबोरेंट पढ़ाया है, एबोरेंट पढ़ाया है, डिसगस्टिंग पढ़ाया है, डिसगस्टिंग। तो ये सारे वर्ड जो होते हैं ये घृणित के लिए आते हैं। कोई चीज बहुत ज्यादा घृणित, जिससे हम नफरत करें, जिससे हम घृणा करें, तो उसके लिए वर्ड आता है ऑब्नॉक्शियस। अब देखिए ऑब्नॉक्शियस घृणा के लिए कौन सा वर्ड है, डिप्रेसिंग होगा नहीं, डिप्रेसिंग होगा दुखी करने वाला, एरोगेंट हो गया, घमंडी, डिस्गस्टिंग दे रखा है इसमें, डिस्गस्टिंग घृणित, और फिल्दी होता है गंदा। तो डिस्गस्टिंग आएगा यहाँ पर घृणित के लिए वर्ड, घृणित मतलब जिससे हम नफरत करें, घृणा करें, क्लियर। नेक्स्ट, कॉविनेंट, कॉविनेंट के मतलब बताया मैंने, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर कॉविनेंट का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्लियर। नेक्स्ट, इन दिस क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ऑस्ट्रेसिस, ऑस्ट्रेसिस का मतलब होता है बैनिश, बैनिश, बैनिश जानते हैं आप लोग। बैनिश होता है एक्साइल, EXILE, एक्साइल। या बैनिश का मतलब जो होता है EXILE, एक्साइल या बैनिश का मतलब होता है देश निकाला, देश निकाला, देश निकाला या किसी को निर्वासित कर देना। तो इसका अपोजिट पूछ रहा है, अगर देश निकाला की बात हो रही है तो किसी का क्या करोगे, स्वागत करोगे अपोजिट में, क्लियर। होस्ट होता है वो फ्रेंड का अपोजिट होता है। नेक्स्ट, डेंस, डेंस का मतलब होता है घना, डेंस का मतलब क्या होता है, घना। घने का अपोजिट जो होगा वो एक वर्ड आता है स्पोरेडिक, स्पोरेडिक। तो डेंस का जो अपोजिट होता है वो स्पोरेडिक होता है, क्लियर। स्कार्स होगा नहीं, स्कार्स का मतलब लेक होता है, कमी होता है। स्लिम होगा नहीं, स्लिम का मतलब पतला होता है, लीन और स्लिम पतले के लिए आता है, पतला। तो यहां पर जो वर्ड आएगा स्पार्स आएगा, स्पार्स का मतलब होता है छिटपुट। स्पोरेडिक या स्पार्स का मतलब होता है छिटपुट, छिटपुट मतलब कहीं कहीं बिखरा हुआ, क्लियर। एक इडियम भी पढ़ाया था, एट सिक्सेस एंड सेवंस। तो ये वर्ड आते हैं। नेक्स्ट वर्ड, इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज वन विच बेस्ट कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, चलिए समझते हैं। अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, किसी चीज का लंबा एक्सपीरियंस हो, किसी बहुत अनुभवी व्यक्ति के लिए। शायद कल या परसों की वीडियो में मैंने आपको वेटरन वर्ड पढ़ाया था, याद हो आपको तो। वर्ड में वेटरन, वेटरन का मतलब होता है पास्ट मास्टर, पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर होता है एक अनुभवी व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसे भारी अनुभव होता है किसी चीज का, क्लियर, अनुभवी। अपोजिट भी वर्ड कराया मैंने, जैसे अपोजिट होते हैं इसके कैलो, कैलो, नियोफाइट, कैलो होता है, नियोफाइट होता है। इसके अलावा ग्रीन हॉर्न होता है, कैलो, नियोफाइट, ग्रीन हॉर्न, क्लियर। या टायरो वर्ड आता है, टायरो। तो टायरो, कैलो, ग्रीन हॉर्न, नियोफाइट, ये सब किसके लिए वर्ड आते हैं, नोविस आता है, नोविस, नेव आता है, NAIV, नेव। तो ये सब कैसे लोग आते हैं, ये सारे वर्ड जो होते हैं ये आते हैं इनएक्सपीरियंस्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसे अनुभव की भारी कमी होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो अनुभव की भारी कमी होती है, नौसिखिया बोल सकते हो, एमेच्योर बोल सकते हो। इसका अपोजिट हो जाता है वेटरन या पास्ट मास्टर। तो ऐसा व्यक्ति जिसे किसी चीज का, किसी ऑक्यूपेशन का बहुत लंबा कह सकते हो आप अनुभव हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, पास्ट मास्टर या वेटरन।
नेक्स्ट, वर्ड्स रिटन ऑन टोम, तो ऐसे वर्ड्स जो किस पर लिखे होते हैं, टोम्ब पर लिखे होते हैं। कब्र पर या टोम्ब पर लिखे जाने वाले जो वर्ड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, एपिटैफ बोलते हैं। द वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन वर्ड्स मैंने पढ़ा था, एपिटैफ होता है। एपिग्राफ जानते हो आप लोग, पुरालेख को बोलते हैं, क्लियर, पुरालेख शास्त्र। सोलिलोकी जानते हैं आप लोग, सोलिलोकी किसे बोलते हैं, सोलिलोकी होता है एकांत में दिया गया भाषण, क्लियर। तो एकांत में दिया जाने वाला भाषण जो होता है वो होता है सोलिलोकी। एक्सटेम्परी होता है द स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, जैसे इम्प्रॉम्प्टिव वर्ड आता है उसके लिए, तो एक्सटेम्परी, इम्प्रॉम्प्टिव ये सब आते हैं उसके लिए। मैडन स्पीच जो होता है उसका मतलब होता है, मैडन स्पीच MAIDEN, मैडन स्पीच का जो मतलब होता है वो होता है द फर्स्ट स्पीच। तो ये सारे वर्ड याद रखिएगा। फॉर इज एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन द एस्पियोनेज, ये अलग अलग वर्ड नहीं है, एक ही वर्ड है, एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी, एक वर्ड आता है इसके लिए, स्पाई, जासूसी। तो एलिज का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, कथित आरोप, के उसका कथित आरोप लगाया किस बात का, जासूसी का, कि वो इन्वॉल्वमेंट है उसका जासूसी में। ही इज अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड इज एन ईडियम्स। अब ईडियम का मतलब बताना है, अंडर अ क्लाउड, तो समझिए कोई चीज, देखिए मैं आपको ईडियम्स भी कराऊंगा यहां पर, तो पहले समझ लेते हैं अंडर क्लाउड क्या होता है। अंडर क्लाउड होता है कोई चीज, मान लीजिए क्लाउड में, मतलब अगर कोई चीज क्लाउड में छुपी हुई है तो क्या आपको सामने से दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, मतलब अंडर सस्पेंस है, तो इसका जो होगा वो होगा अंडर सस्पिशियंस, क्लियर। नेक्स्ट, इन दिस क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ 1, एक सेकेंड, हाँ अगला है, वी हैव अपील टू हिम अगेन एंड अगेन, हमने उससे प्रार्थना की बार बार। देयर इज नो यूज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, लेकिन फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का कोई उद्देश्य, मतलब कोई प्रयोग नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकला। समझिए से, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स क्या होता है, एक मरा हुआ घोड़ा है जिसको आप फ्लॉग कर रहे हो। फ्लॉग मतलब जिसे आप उठाने का प्रयास कर रहे हो, इसमें कोड़े लगा रहे हो या उसे सांस दे रहे हो आप, तो क्या वो उठ जाएगा, नहीं उठेगा। आप क्या कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन डूइंग यूजलेस एफर्ट, बेकार के काम में समय खराब कर रहे हो। तो हमने उसे बार बार अपील करी, बट देयर इज नो यूज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, लेकिन भैंस के आगे बीन बजाना एक मुहावरा होता है, तो भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। तो यहां होगा रिपीटिंग द रिक्वेस्ट, मेकिंग हिम सी द रीजन, बीटिंग अबाउट द बुश, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, बेकार के काम में समय खराब करना, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, इस तरीके से मुहावरे आते हैं। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको करना क्या है। सिर्फ 15 मिनट मिलती हैं, 15 मिनट के लिए जरूरी है आप लोगों को ये अच्छे तरीके से चीजें आनी चाहिए, और एक कर आप तभी सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो इन पर, क्लियर। Next, in these questions, 4 words are given out which only one is misspelled. Find out the misspelled word. तो देखिए कॉम्बिनेशन का स्पेलिंग सही है, हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन होता है इल्यूजन, भ्रम को बोलते हैं। एडमोनिशन होता है चाइल्ड, स्कॉल्ड, फटकार को बोलते हैं एडमोनिशन, क्लियर। और एक्सेजरेशन जो वर्ड है वो स्पेलिंग होती है EXAGGERATION, एक्सेजरेशन। एक्सेजरेशन बोलते हैं किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, क्लियर। जैसे एक वर्ड होता है हाइपरबॉल फिगर ऑफ स्पीच में, तो फिगर ऑफ स्पीच में जो हाइपरबॉल होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना। आई सॉ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट अ ग्लांस, एक ग्लांस में मैंने बहुत सारे हजारों लोग देखे, एक दृष्टि में हजारों लोग देखे, क्या पॉसिबल है, नहीं। तो जहां पर हम लोग बड़ा चढ़ाकर बात बोलते हैं उसे एक्सेजरेशन बोलते हैं। एक्सेजरेशन का मतलब यहां पर डबल जी आना चाहिए, तो एरर जो मिसस्पेल्ड वर्ड है वो है आपका सेकंड। इसमें एक मिसस्पेल्ड वर्ड पूछता है, मैंने आपको स्पेलिंग पर इसीलिए जोर देता हूं कि आप लोगों की स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए। सैक्रोसेक्ट की अगर हम बात करें तो सैक्रोसेक्ट का मतलब होता है हिपोक्राइट, एक वर्ड आता है हिपोक्राइट, क्लियर, पाखंडी के लिए। एक इंपोस्टर वर्ड आता है, इंपोस्टर, ये भी पाखंडी के लिए आता है, ढोंगी या पाखंडी। तो हिपोक्राइट, इंपोस्टर, सैक्रोसेक्ट बात एक ही होती है, तो ये तो सही है। अगला वर्ड है इसमें, दैट इज सैनेक्टिमोनियस, सैक्रोसेक्ट नहीं, ये तो पवित्र करना हो गया है ना, वो सैनेक्टिमोनियस होता है। सैनेक्टिमोनियस होता है, खैर वो हिपोक्राइट वो सब सैनेक्टिमोनियस होता है, ये वाला वर्ड नहीं है। ये जो वर्ड है ये पवित्र करने के लिए वर्ड आता है, सैक्नोसेक्ट, पवित्र करना, ये सही है। सैक्रेट पवित्र के लिए आता है। सैक्रमेंट भी वर्ड सही है, जो वर्ड होना चाहिए सैक्रिलेज होना है, SACRI, सैक्रिलेज, SACRILEG। तो सैक्रिलेज जो वर्ड होता है, सैक्रिलेज का मतलब होता है अपवित्रीकरण, क्लियर, टू वायलेट द सैंक्टिटी ऑफ अ रिलीजियस प्लेस और रिलीजियस थिंग्स, तो उसे बोलते हैं सैक्रिलेज। तो इसलिए पार्ट कौन सा होगा आपका, बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आगे कह रहा है इन दिस क्वेश्चंस द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज आर नंबर्ड, फर्स्ट एंड सिक्स, द रेस्ट ऑफ द पैसेज इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स एंड नेम्ड PQRS. These 4 parts are not given in their proper order. Read the sentence and find out which of the 4 combinations is correct. अब यहां पर आप लोगों को समझना है, PQRS वैसे मैंने आपको नहीं कराए हैं, लेकिन
बिल्कुल बताऊंगा मैं उन्हें किस तरीके से करने हैं आपको। तो ये PQRS पूछे जाते हैं इसमें। इसमें क्या होता है कि पहला जो होता है वो फिक्स रहता है और छठा फिक्स रहता है, यानी चेंजेस जो होते हैं इनमें होते हैं। ये पैरा जम्बर्ड होते हैं, अगर आपने कभी किए हो तो। इनमें क्या होता है कि सेंटेंस को जो ऑर्डर होता है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, उसको बिगाड़ देता है। तो इसको आपको सही करना है, ऑर्डर में लिखना है। पहला फिक्स है द ट्रैवलर सेड, ट्रैवलर ने कहा कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। इन का मतलब होता है सराय। सराय जानते हैं आप लोग, धर्मशाला या सराय वगैरह, जहां पर लोग आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। तो ट्रैवलर ने पूछा कि क्या मुझे तुम बता सकते हो कि पास में कोई सराय है। अब ये किससे पूछ रहा है, यहां पर आप लोगों को इससे पढ़कर पता चलेगा। डू यू वॉन्ट वन विच इन विच यू स्पेंड नाइट। यस सेड द पीजेंट, हाँ किसान ने कहा। गो राइट डाउन एंड रोड टर्न टू लेफ्ट, सेड रिप्लाइड ट्रैवलर। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि किससे बात हो रही है, किसान से हो रही है। तो अब इसने पूछा है कि क्या कोई पास में इन है, तो सीधी सी बात है, किसान ने कहा हाँ है, तो पहले आएगा इसमें क्यों। भाई किसान कह रहा है हाँ है पास में, तो पहले क्या आ गया, क्यों आ गया। अब जब किसान ने बोला कि हाँ है पास में, तो अब किसान इससे पूछ रहा है डू यू वॉन्ट वन इन विच यू कैन स्पेंड द राइट, क्या तुम्हें वो चाहिए जिसमें तुम अपनी रात गुजार सको। तो क्यों के बाद होना चाहिए क्या, पी। क्यों के बाद जो क्रोनोलॉजी बन रही है वो किसकी बन रही है, पी की बन रही है, कि क्या तुम्हें एक ऐसा चाहिए जिसमें तुम अपनी रात गुजार सको। अब ये कह रहा है गो राइट डाउन, ये तो बाद में बताएगा, लेकिन अब जब उसने ये पूछा कि क्या तुम्हें ऐसा चाहिए, तो अब जो ट्रैवलर है वो उत्तर दे रहा है। ट्रैवलर ने उत्तर दिया हाँ हमें वैसा ही चाहिए जिसमें हमें रात गुजारनी है, तो ये आ जाएगा एस। क्लियर। अब जब उसने बता दिया ट्रैवलर ने कि हाँ रात गुजारनी है, ऐसा चाहिए, तो अब ये कह रहा है कौन, पीजेंट, कि गो राइट डाउन द रोड, रोड के राइट में जाओ, टर्न टू द लेफ्ट, और वहां से बाएं मुड़ जाना। तो यह हो जाएगा आपका आर। तो ये क्रोनोलॉजी बननी है इसकी। सरल सा था, देखते हैं QPRS किसमें, QPRS सॉरी QPSR। तो QPSR है आपका पार्ट बी में। क्लियर। इस तरीके से एरर वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे। मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल्स, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी नहीं होते, और इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा जरूरी है। कॉम्प्रहेंशन का मतलब ही होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग। अगर किसी चीज़ को समझना है तो आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी होनी चाहिए। चलिए पढ़ते हैं इसे। मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल्स, ये कह रहा है कि जो पैसा है वो सारी बुराइयों की जड़ नहीं है। क्लियर। और ऐसा कैसे समझते हैं, पैसा सारी बुराइयों की जड़ नहीं है, तो पहला सेंटेंस कह रहा है और व्हाट अबाउट द डिजायर, तो यहां पर तो ये पहला नहीं होगा, पी। इवन पर्पलेस क्रूरल्टी कैन बी सीन इन मैनी इंस्टेंस ऑफ इविल बिहेवियर। तो ये कह रहा है कि जो बुराई होती है उसकी जड़ केवल पैसा ही नहीं होता। ये कह रहा है कि काफी ऐसी क्रूरल्टी है, काफी ऐसी निर्दयता है जो देखी जा सकती है कई एग्जाम्पल्स में, जो एग्जाम्पल्स किसके हैं, बुरे व्यवहार के हैं। यानी काफी ऐसी जो पर्पसलेस हैं, जिनमें उद्देश्य नहीं है, फिर भी क्रूरल्टी की जा रही है, निर्दयता की जा रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो इविल व्यवहार में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कौन सा एग्जाम्पल दे रहा है भाई, क्यों दे रहा है, और क्यों के बाद कौन सा एग्जाम्पल दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल नाइदर टीचर नॉर पेरेंट्स प्रॉफिट इन एनी वे बाई टॉर्चरिंग चिल्ड्रन, ये हो सकता है। ठीक, तो अगर हम क्यू के बाद आर को लें फॉर एग्जाम्पल, ठीक, क्यू के बाद हमने ले लिया क्या, आर। अब आगे कह रहा है नाइदर टीचर नॉट पेरेंट्स प्रॉफिट इन एनी वे बाई टॉर्चरिंग चिल्ड्रन, जो बच्चों को टॉर्चर करते हैं पेरेंट्स या चिल्ड्रन, उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट उसमें नहीं होता। तो हर चीज का हम जो इविल है वो उसका रूट कॉज क्या नहीं है, पैसा नहीं है। क्योंकि ये कह रहा है कि नाइदर द टीचर्स, नॉट ना कि टीचर्स ना पेरेंट्स प्रॉफिट पा पाते हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं होता कि टॉर्चर करते हैं जो किसको, चिल्ड्रन को। तो ऑप्शन हो जाएगा क्यू के बाद आर। ठीक, अच्छा अगर इसके बाद एस लें हम, क्यू के बाद आर हो गया, और उसके बाद और व्हाट अबाउट द डिजायर ऑफ पावर ड्राइविंग पीपल टू हॉरिबल क्राइम्स, ये हो सकता है। अच्छा इसके बाद पी ले लें अगर हम, और व्हाट अबाउट द डिजायर फॉर पावर ड्राइविंग पीपल टू हॉरिबल क्राइम्स, थोड़ा सा ऑर्डर सही नहीं बन रहा है ना। अगर क्यू के बाद पी को लें तो इवन पर्पलेस सिक्योरिटी कैन बी सीन, अगर हम क्यू लें तो यहां तक तो सही है, पहला क्यू आ गया, उसके बाद पी को लेते हैं, कैन बी सीन मैनी इंस्टेंस ऑफ इविल बिहेवियर। ठीक, अगर क्यू के बाद पी को ले, और व्हाट अबाउट द डिजायर ऑफ फॉर पावर ड्राइविंग पीपल टू हॉरिबल क्राइम्स। अच्छा क्यू के बाद एस, क्यू के बाद आपका फॉर एग्जाम्पल नाइदर द टीचर नॉट पेरेंट्स प्रॉफिट इन एनी वे बाई टॉर्चरिंग चिल्ड्रन। इवन पर्पलेस क्रूरल्टी कैन बी सीन, देखिए इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, हम इसे समझेंगे, आप भी देखिए, मैं थोड़ा सा देखता हूँ इसे। मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल्स, ठीक, मनी सारे जो रूट्स इविल्स हैं उनकी जड़ नहीं है, रूट नहीं है।
द इविल्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल गेन्स। तो यहां पर अगर हम लें, ठीक, तो QRS वाली कंडीशन कहां बन रही है? QRS नहीं बन रही है। अच्छा, यहां से अगर इसे मनी इज नॉट रूट ऑफ ऑल इविल्स, द इविल्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल गेन्स, और हम एस को ले लें उसके बाद, और व्हाट अबाउट द डिजायर ऑफ ड्राइविंग पीपल टू हॉरिबल क्राइम्स, ये आ जाएगा। इवन पर्पसलेस क्रूरटी कैन बी सीन मैनी एग्जांपल, सही है। आर हो गया, फॉर एग्जांपल नाइदर टीचर नॉट प्रॉफिट इन एनी वे टॉर्चरिंग चिल्ड्रन, ओनली सी दैट मनी। समझिए इसे, यहां ये कह रहा है मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल्स, ठीक। अगर हम इसको पहले से शुरुआत करते हैं, जैसे पहला लेते हैं, इससे जब हम ऐसी कंडीशन फंस जाए ना जो थोड़े से टिपिकल हो जाए, तो वहां पर हम लोग इनका सहारा लेंगे। कैसे लेंगे समझिएगा। मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल्स, ये कह रहा है कि जो पैसा है, जो धन है, वो सारी बुराइयों की जड़ नहीं है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हम पहला लें, क्यू को ले लें, अगर हम क्यू को लेंगे तो यहां होगा इवन पर्पसलेस क्रूरटी कैन बी सीन इन मैनी इंस्टेंस ऑफ इविल बिहेवियर। कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं बुराई वाले, बुरे बिहेवियर वाले, जिनमें पर्पसलेस क्रूरटी कैन बी सीन, मतलब कोई उद्देश्य नहीं है, फिर भी उसमें निर्दयता देखी जा सकती है। तो क्यों हो सकता है पहला। अच्छा, उसके बाद आ रहा है आर इसमें। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए, नीदर द टीचर्स, ना तो टीचर्स ना पेरेंट्स प्रॉफिट इन एनी वे बाई टॉर्चरिंग चिल्ड्रन। तो ना तो टीचर्स को ना पेरेंट्स को कोई प्रॉफिट मिलता है जब वो चिल्ड्रन को टॉर्चर करते हैं। तो क्यों के बाद यहां पर आ रहा है आर, हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, और व्हाट अबाउट द डिजायर ऑफ पावर ड्राइविंग पीपल टू हॉरिबल क्राइम्स, और ऐसे लोगों का क्या जिनकी जो आदत होती है, जो क्राइम करते हैं वो लोग, वो किस लिए करते हैं? सिर्फ पावर के लिए, ना कि पैसे के लिए। तो ये हो सकता है इसके बाद पी। द इविल्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल गेन्स। जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंडर्स जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं, इनके लिए भी फाइनेंस गेन्स का कोई मतलब नहीं है, यानी ये भी पैसे वगैरह से इन्हें कोई मतलब नहीं होता, तो ये भी क्रूरटी अपनाते हैं। तो इसे हम ले सकते हैं एस, लेकिन अब ये सही नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको लेते हैं, अब इसको लेते हैं तो क्या होगा? मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल्स, तो एस आ गया। एस कहां आ गया? द इविल्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स, ये हो सकता है आर नॉट मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल, तो ठीक, एस आ सकता है पहले। उसके बाद हम बात करते हैं पी की, तो पी हो जाएगा, और व्हाट अबाउट द डिजायर ऑफ पावर ड्राइविंग पीपल टू हॉरिबल क्राइम्स, पी आ गया, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, इवन पर्पसलेस क्रूरटी कैन बी सीन इन मैनी इंस्टेंस ऑफ इविल बिहेवियर, क्यू आ गया। और उसके बाद आ जाता है आपका आर, फॉर एग्जाम्पल नाइदर द टीचर नॉट द पेरेंट्स प्रॉफिट इन एनी वे टॉर्चरिंग चिल्ड्रन, तो ये आ जाएगा आपका आर। बिल्कुल, तो ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा सेकेंड वन। देखिए थोड़ा सा समझाता हूं मैं ऐसे। मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल्स, मनी जो होती है वो हर इविल्स की, बुराई की जड़ नहीं होती। क्लियर। उसके बाद कह रहा है ये एस, एस क्या है आपका? द इविल्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स, जैसे कि जो इविल्स, जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स जो होते हैं, वो जो बुराइयां करते हैं, वो उनका जो मकसद होता है वो पैसा कमाना नहीं होता। तो वहां पर जो होगा ऑप्शन हो जाएगा आपका सबसे पहले एस आ गया। एस के बाद क्रोनोलॉजी क्या बन रही है? और ऐसे लोग, व्हाट अबाउट द डिजायर ऑफ पावर ड्राइविंग पीपल टू हॉरिबल क्राइम्स, तो ऐसे लोग जो किस लिए क्राइम करते हैं, पैसे के लिए नहीं करते, वो लोग किसके लिए करते हैं? पावर के लिए करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके एस के बाद पी आ जाएगा। पी के बाद है इवन पर्पसलेस क्रूरटी कैन बी सीन इन मैनी इंस्टेंस ऑफ इविल बिहेवियर, यानी पर्पसलेस क्रूरटी, ये निर्दयता है। कैसी? पर्पसलेस, जिसका कोई पर्पस नहीं है, वो भी देखी जा सकती है कई सारे इविल बिहेवियर के एग्जांपल्स में। क्लियर। कौन से एग्जांपल्स? कौन से एग्जांपल्स? सच एज फॉर एग्जाम्पल नीदर टीचर, तो क्यू के बाद आएगा क्या? आर, जैसे कि ना तो टीचर ना पेरेंट्स प्रॉफिट कमाते बच्चों को टॉर्चर करने में, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका एस पी क्यू आर। इवन द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड इज मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। समझिए, पहला फिक्स है। ये मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, और ये चीजें हम एक दिन में नहीं सीखते, ये चीजें सीखते हैं हम प्रैक्टिस से। Even the smallest insect of the living world is made up of a large number of cells, यानी एक छोटा अगर इंसेक्ट्स भी है ना, किसमें? लिविंग वर्ल्ड में, वो कम से कम बना होता है कई सारी सेल से मिलकर, कई सारी कोशिकाओं से मिलकर। एक छोटा कीड़ा भी होता है तो वो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहले का मतलब ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन से छोटे कीड़े की बात हो रही है? एन आंट और एन जिनेट फॉर एग्जाम्पल इज कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स। तो इंसेक्ट्स, छोटे से छोटे इंसेक्ट्स की बात कर रहे हो। छोटे छोटे इंसेक्ट्स कौन सा? आंट और जिनेट। वो किससे बना हुआ है? हजारों और सैकड़ों सेल से मिलकर बना हुआ है। तो क्यों आ सकता है पहले, ठीक। अब यहां पर कह रहा है आगे, तो
अगर हम इसको लें Q को पहले, तो Q देखिए इसमें और इसमें, तो Q के बाद अगर हम लें इसमें फर्दर मोर द सेल्स इन दीज स्मॉल क्रीचर्स, देखिए समझिए दीज स्मॉल क्रीचर्स। अच्छा Q के बाद अगर हम R ले लें, इवन अ माइट हैज सेल्स मेकिंग अ स्केलेटल स्ट्रक्चर। माइट होता है, माइट जानते हैं आप लोग, माइट बोलते हैं जितनी भी दीमक वगैरह होती है, तो माइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी कई सारे सेल से मिलकर बना होता है। क्लियर? इवन अ माइट सेल्स मेकिंग अप अ स्केलेटन, ये हो सकता है। तो Q के बाद R हो सकता है। R के बाद आ जाएगा आपका इट हैज ऑल्सो सेल्स डेडिकेटेड टू डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्टिव फंक्शन। इट हैज, तो इट किसके लिए आ रहा है? इट आ रहा है किसके लिए? इट जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? इट आ रहा है किसके लिए? माइट के लिए। भाई माइट के लिए तो इट आ रहा है, हमेशा याद रखिए नाउन पहले आता है और प्रोनाउन उसके बाद आता है। तो इट आ रहा है किसके लिए? नाउन के लिए। ये नाउन हो गया, तो नाउन के बाद ही तो इसका प्रोनाउन आएगा, तो इसके बाद आना चाहिए क्या? एस। ठीक, तो जो माइट होता है उसमें सेल होते हैं जो क्या करते हैं? डेडिकेटेड डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन को क्या करते हैं? वो डेडिकेट करते हैं। अब इसके बाद वर्ड क्या है? फर्दर मोर, और आगे द सेल्स इन दीज स्मॉल क्रीचर्स। इन दीज स्मॉल क्रीचर्स, कौन से स्मॉल क्रीचर्स? आंट हो गया, जायंट हो गया, या आपके क्या हो गए? माइट हो गए। तो इन स्मॉल क्रीचर्स में जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग उसके फंक्शन होते हैं। तो क्या हो जाएगा? पी आ जाएगा। द सेल सिस्टम ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म इन माइक्रोस्कोपिक बट मार्वलस इजंट इट। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा QRSP। देख लीजिए जरा, तो एक तो ये हो गया QRSP। अब जरा QPRS को अगर हम देखें तो Q, an ant or a genette for example is composed of hundred and thousand of cells. Take furthermore the cells in these small creatures widely differ in their structure and function। हो सकता है even a mite has cells making up a skeletal structure। हो सकता है it has also। समझिए, अब ये समझ लिया हम लोगों ने, अब इसे समझिए, ये दोनों आपको समझने पड़ेंगे। Even the smallest insect of living world is made of a large number of cells। अगर छोटे से छोटे इंसेक्ट की बात करें तो वो भी एक बहुत सारी सेल से मिलकर बना है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब Q आ गया पहला, Q के बाद कह रहा है ये P। Q के बाद यहां पर ये कह रहा है फर्दर मोर द सेल्स इन दीज स्मॉल्स। नहीं, Q के बाद P तो नहीं आ सकता, क्योंकि दीज स्मॉल्स इंसेक्ट से क्रीचर्स की बात कर रहा है, तो पहले ये बताने पड़ेंगे ना कौन से स्मॉल क्रीचर्स। तो आंट और उसकी बात कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें SRQP की, तो इवन द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑफ लिविंग बॉडी इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। एस इट ऑल्सो हैज, इट आएगा नहीं, क्योंकि इट तो तभी आएगा ना जब नाउन आएगा इसका, तो ये भी नहीं होगा। अब इसे देख लेते हैं SQPR। इवन द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑफ लिविंग बॉडी इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। उसके बाद है आपका इट ऑल्सो हैज, ये भी नहीं होगा। तो अब आपका रह गया हमारे पास QPRS और QRSP। तो Q के बाद अगर हम P लें फर्दर मोर, नहीं, तो ये ऑप्शन जो होगा वो आपका फिर होगा कौन सा? QRSP। क्लियर? ये मैं इसलिए आपको थोड़ा समय लगा रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों को समझना है, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो कर ही लूंगा इन चीज़ों को, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए किस तरीके से क्रोनोलॉजी बन रही है। एडवोकेट्स ऑफ स्पेस प्रोग्राम्स आर्ग्यू फॉर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑफ एक्सप्लोरिंग मार्स। जो एडवोकेट्स हैं किसके? स्पेस प्रोग्राम के, वो आर्ग्यू कर रहे हैं, किस बात पे आर्ग्यू करते हैं? कि जो ह्यूज अमाउंट खर्च होता है किसमें? मार्स पर एक्सप्लोर करने में, मार्स पर खोज करने में, मंगल ग्रह पर खोज करने में जो ह्यूज अमाउंट खर्च होता है उस पर आर्गुमेंट हो रही है। अब अगर आर्गुमेंट हो रही है तो आप समझिए, बट देयर इज नो फर्म एविडेंस। ये हो सकता है वैल्यूएबल मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मार्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू अर्थ। Thus, nobody has any idea what desirable microbes and poisonous materials we will import from Mars. There are also unrealistic about the cost of transportation that will be involved in planetary movement of man and materials. These enthusiasts argue that Mars could be a perennial source of material for the Earthlings. Our race to Mars is likely to be a wild goose chase. Advocates of the space program argue for spending huge amount of money on exploring Mars. यहाँ तक सही है? अच्छा, जो एडवोकेट्स कर रहे हैं वो किस बात के लिए कर रहे हैं? जो मार्स पे एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग, मार्स की जो खोज कर रहे हैं उस पर जो पैसा खर्च होगा उसके बारे में आर्गुमेंट चल रही है। और यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो अगर हम एस को लें, देखिए दीज आर एंथुजियास्टिक आर्ग्यू। कौन सी? ये जो एंथुजियास्टिक आर्ग्यू है, क्या आर्ग्यू? दैट मार्स कुड बी अ पेरेनियल सोर्स ऑफ मटेरियल्स फॉर अस अर्थलिंग्स। यानी मार्स जो है उस पर कई सोर्स हो सकता है, किस बात का? मटेरियल्स का, उस पर अलग अलग वैल्यूएबल मटेरियल्स पाए जा सकते हैं, इस बात की आर्ग्यू वहां पर चल रही है। तो अगर मैं एस को पहले लूं, अगर एस को पहले ले लिया जाए,
ठीक, तो एस के लिए हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक एस पी आर क्यू और एक पड़ता है एस आर क्यू पी। एलिमिनेटेड मेथड है, ऐसे कर सकते हो आप। तो पहले हम इसको ट्राई करें, इसको ट्राई करें, बताइए। पहले मैं सेकंड वाले को ट्राई करता हूँ। एस आ गया, एस के बाद देखते हैं आर। दे आर ऑल्सो अनरियलिस्टिक अबाउट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट विल बी इन्वॉल्व इन द इंटरप्लेनेटरी मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल्स। तो वे उन्हें इमेजिनेशन कर रहे हैं किस बात की, कि जो कॉस्ट लगेगा ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि मार्स और अर्थ में जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, जो मटेरियल्स आप वहाँ से लाओगे उसका जो कॉस्ट लगेगा उसमें क्या वो होना चाहिए। वे सभी अभी उन्हें तो पता नहीं है, क्योंकि वो सभी कैसे हैं, अनरियलिस्टिक है। क्लियर, तो ये हो सकता है इसका। एस के बाद आर, आर के बाद कह रहा है बस नोबडी हैज एनी आइडिया, नहीं, बट दिस इज नो फर्म एविडेंस वैल्यूएबल मिनरल्स। समझिए, तो एक तरफ तो ये हो गई, एस आ गया। एस के बाद अगर हम लें बट देयर इज नो फर्म एविडेंस, भाई इतना तो कंफर्म हो गया कि आर्गुमेंट है कि पेरेनियल सोर्स मटेरियल पाया जा सकता है किस पे, और मार्स पे, लेकिन देयर इज नो फर्म एविडेंस। कोई लेकिन एविडेंस भी तो नहीं है कि जो मटेरियल है वो या मिनरल्स है वो वैल्यूएबल है, जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कहां से, मार्स से, और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अर्थ पे। भाई इस बात के लिए भी तो हमारे पास कोई फर्म एविडेंस नहीं है कि वहां जो पाए जाने वाला मटेरियल वो बाकी महंगा ही होगा या बाकी हम लोगों के वैल्यूएबल होगा, यूज में होगा। तो कौन सा मटेरियल जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो एस के बाद आना चाहिए पी। एस के बाद पी आ रहा है। बात करते हैं आर की। दे आर ऑल्सो अनरियलिस्टिक अबाउट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर, अभी आप ट्रांसपोर्टेड टू अर्थ की बात करो, यानी अर्थ पे जो आएगा उसके ट्रांसपोर्टेड की बात करो, उसके बारे में पता नहीं है, और उसके बारे में भी पता नहीं है। दे आर ऑल्सो अनरियलिस्टिक अबाउट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। भाई अभी तो आप ट्रांसपोर्ट की बात करोगे, ट्रांसपोर्ट आना होना चाहिए, मतलब जो मार्स पे मटेरियल पाया जाता है वो अर्थ पे आना चाहिए, लेकिन उसके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी आप रियलिस्टिक नहीं हो, अनरियलिस्टिक हो। क्लियर, तो ट्रांसपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आना चाहिए, दे आर ऑल्सो अनरियलिस्टिक अबाउट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट विल बी इन्वॉल्व इन द इन प्लानिटरी मूवमेंट मैन एंड मटेरियल। जो मूवमेंट चलेगा मैन और मटेरियल का, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आएगा, उसके बारे में वो लोग रियलिस्टिक नहीं है। तो ये आएगा कि आर आ गया। आर के बाद रस नोबडी हैज एनी आइडिया। दूसरी बात सबसे बुरा ये है कि किसी को कोई आइडिया नहीं है। अनडिजायरेबल माइक्रोब्स, हो सकता है कि वहां ऐसे माइक्रोब्स आ जाएं जो अनडिजायरेबल हो, जो पृथ्वी के वातावरण में शायद वो अपने आप को सर्वाइव ना कर पाए, या कुछ ऐसा सर्वाइव कर ले जैसे कोरोना वगैरह जैसे, जो बहुत ज़्यादा पृथ्वी को नुकसान पहुंचाए, या पॉइजनियस हार्मफुल मटेरियल आ जाए, विल बी इम्पोर्टिंग फ्रॉम मार्स, कि मार्स से अगर हार्मफुल इम्पोर्ट जो मटेरियल है वो भी आ सकता है उनके साथ, मटेरियल्स के साथ। तो इसलिए क्या होता है, आवर रेस इज मार्स इज लाइकली टू बी वाइल्ड गूस चेज। इसलिए हमारी जो रेस है मार्स पर जाने की वो कैसी है, वाइल्ड गूस चेज है। वाइल्ड गूस चेज होता है समथिंग विच इज फ्यूटाइल, विच इज फ्रूटलेस, के लिए जैसे कोई लाभ ना हो। तो यहां पर जो होगा एस पी आर क्यू होगा, बाकी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से सही है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ लाइट, ये 25वां क्वेश्चन है। देखिए 25 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप 15 मिनट में करना चाहते हैं। मैं 15 मिनट में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को यहाँ सिखाना है। क्लियर, तो यहाँ पर आप लोगों को खुद जो आप करेंगे तो आप 15 मिनट में जरूर कर पाएंगे। उससे पहले ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा 3-4 सेट ऐसे दे सकता है, या 4 से क्वेश्चन ऐसे जरूर देता है, वो बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, जिनकी वजह से हो सकता है कि 1-2 आपको छोड़ना भी पड़े। इस तरीके से अगर आ जाता है तो चलिए समझते हैं। When a light passenger plane flew off course some time ago, it crashed in the mountains and its pilot was killed. जब लाइट पैसेंजर प्लेन था, कहाँ उड़ा, कुछ समय पहले उड़ा। इट क्रैश्ड इन द माउंटेन्स एंड पायलट वॉज किल्ड। क्रैश हो गया माउंटेन्स में और पायलट जो था वो मारा गया। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब यहां पर ये देखना है कि हुआ क्या। स्नो ले थिक ऑन द ग्राउंड। स्नो से जो ग्राउंड था वो पूरी तरीके से क्या था, मोटा मोटा स्नो जमा हुआ था, नहीं ढका हुआ था ग्राउंड। इट वॉज द मिडल ऑफ विंटर। ये मिडल है किसका, विंटर का, विंटर की बात है ये। तो इतना तो कंफर्म है कि विंटर के बाद ये वाला कंडीशन आएगी, क्योंकि पहले आप विंटर बताओगे तभी तो बताओगे ग्राउंड बर्फ से ढका हुआ था। तो क्यू के बाद पी आना चाहिए। अब क्यू के बाद पी कहीं आ रहा है ऐसे एलिमिनेटेड मेथड के हिसाब से देखा जाए तो क्यू के बाद पी आ रहा है 2 में, सेकंड में भी और थर्ड में भी। क्लियर, तो चलिए इसे बाद में देखेंगे। आई कह रहा था वीमेन न्यू दैट नियरेस्ट विलेज वॉज माइल्स अवे। औरत जानती थी कि जो पास वाला विलेज है वो कुछ माइल्स अवे है। माइल्स अवे है मतलब मील की दूरी पर है। तो कौन सी वीमेन, इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, तो ऐसे कहना बेकार है कि द वीमेन न्यू, वह औरत जानती थी। आगे कह रहा था ओनली पैसेंजर यंग वीमेन एंड हर 2 बेबी। हाँ, अब यहां पर ये बताया गया है कि केवल एक पैसेंजर, कौन, यंग वीमेन और उसके 2 बच्चे, कौन, वो भी डॉटर्स, वर अनहर्ट, वो बचे। क्लियर, उन्हें चोट नहीं आई। तो ये हो सकता है। उसके बाद यहां पर ये हम लोग बात करेंगे कि द वुमेन का मतलब तो ये हो गया ना, डेफिनेट वीमेन जानती थी। कौन सी वीमेन जानती थी उसको डिफाइन करना जरूरी है। पहले हमेशा इंडेफिनेट आएगा, उसके बाद तो डेफिनेट करोगे आप। पहले जब किसी चीज को मेंशन कर चुके होगे उसके बाद ही तो मेंशन करोगे आगे दा लगा के।
व्हेन इट ग्रीव डार्क, जब अंधेरा हो गया, शी टर्न अ सूटकेस, शी टर्न, शी कौन, वीमेन, तो सीधी सी बात है एस के बाद क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, और आर के बाद क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो लास्ट में आर जो आ रहा है, अब देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं। वर्ड व्हेन अ लाइट पैसेंजर फ्लू ऑफ कोर्स समटाइम्स एगो इट क्रैश्ड द माउंटेन्स एंड इट्स पायलट वॉज किल्ड। यहां तक बात ठीक है। अब इस एस को लें, द ओनली पैसेंजर, यानी अब जब पायलट मर गया तो केवल जो पैसेंजर्स बचे वो यंग वीमेन थी उनमें, और 2 बच्चे थे उसके, जिनमें भी लड़कियां थी जो अनर्ट हो गई, मतलब जिन्हें चोट नहीं आई। उसके बाद बात करें, इट वॉज अ मिडल ऑफ विंटर, अच्छा ठीक। उसके बाद स्नो ले थिक ऑन द ग्राउंड, सही है। द वीमेन न्यू दैट द नियरेस्ट विलेज वॉज माइल्स अवे। अब यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है, यानी अगर हम इसमें ऐसे करें, पी वाले को अगर हम लें, व्हेन अ लाइट पैसेंजर प्लेन फ्लू ऑफ कोर्स समटाइम्स एगो इट क्रैश्ड द माउंटेन्स एंड इट्स पायलट वाज किल्ड। स्नो ले थिक, ये होगा नहीं, कोई मतलब नहीं है, पहले आ जाए। इसके बाद बात करें क्यू पी आर एस, तो इट वॉज मिडल ऑफ विंटर हो सकता है। स्नो ले थिक ऑन द ग्राउंड, ये भी हो सकता है। आर द वीमेन न्यू, लेकिन ये नहीं होगा, फिर डायरेक्ट द वीमेन नहीं आ सकता। आर एस पी क्यू की बात करें तो यहाँ पर ये होगा द वीमेन न्यू, ये होगा नहीं, आर एस पी क्यू होगा नहीं। क्यू वाला व्हेन द लाइट पैसेंजर इट वॉज किल्ड इट वॉज मिडल ऑफ द विंटर, ये हो सकता है। उसके बाद कह रहा है स्नो ले थिक ऑन द ग्राउंड, यहाँ भी ठीक है। आर द वीमेन न्यू, अब वीमेन तो बाद में आएगी ना, पहले बताया जाएगा कि कौन सी वीमेन थी। तो एस के बाद आर किस कंडीशन में, एस के बाद आर, एस के बाद आर कहाँ आ रहा है, द वीमेन न्यू दैट नियरेस्ट विलेज शी टर्न अ सूटकेस। ऑप्शन गड़बड़ तो नहीं है, देखते हैं, हो सकता है कभी कभी ऑप्शन भी इसमें गड़बड़ हो जाते हैं, तो आप खुद देखिए मेरे साथ। व्हेन अ लाइट पैसेंजर प्लेन फ्लू ऑफ कोर्स समटाइम्स एगो इट क्रैश्ड द माउंटेन्स एंड इट पायलट वॉज किल्ड, पायलट मर गया, ठीक, प्लेन क्रैश हुआ, पायलट मर गया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम इसको लें, पी वाले को, देखिए समझिए, पी वाले को अगर लें तो ये जगह स्नो ले थिक ऑन द ग्राउंड, मोटी मोटी बर्फ जमी हुई थी ग्राउंड पे। तो मोटी बर्फ तो तभी जमी थी ना जब आप बताओगे कि मिडल ऑफ द विंटर, विंटर का समय था। तो पी के बाद अगर हम डायरेक्ट चलो ले भी लें, स्नो ले थिक ऑन द ग्राउंड इट वॉज मिडल ऑफ विंटर। द वीमेन नहीं आ सकता, पहले पहले ये वाला आएगा ना कि जो पैसेंजर यंग वीमेन थी उसके पहले इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, तभी तो आप उसको लोगे। द वीमेन न्यू, कौन सी वीमेन न्यू, जो यंग वीमेन बची थी। तो इतना तो कन्फर्म है कि एस के बाद आर आएगा। अब एस के बाद आर ना तो इसमें दे रखा, ना एस के बाद आर इसमें दे रखा, एस के बाद आर यहाँ तो दे रखा है, लेकिन यहाँ एस के बाद आर नहीं दे रखा, आर एस पी क्यू। अब अगर एस क्यू पी आर को देखें आप, तो यहाँ होगा द ओनली पैसेंजर अ यंग वीमेन एंड हर 2 बेबी डॉटर वर अनहर्ट, ठीक। व्हेन इट ग्रीन शी टर्न अ सूटकेस, एस के बाद अगर लास्ट वाला ले हम, द वीमेन न्यू द नियरेस्ट विलेज वॉज माइल्स अबो, द ओनली पैसेंजर अ यंग वीमेन एंड 2 बेबीज डॉटर वर अनहर्ट। तो अगर मैं अपने हिसाब से इसमें लगाऊं तो यहाँ पर आप लगा सकते हो, एस के बाद आर आ रहा है, इतना तो कन्फर्म है कि जो ओनली पैसेंजर जो बचे थे वो यंग वीमेन थी और उसके 2 बच्चे थे, ठीक। द वीमेन न्यू दैट नियरेस्ट विलेज वॉज माइल्स अवे, और जानती थी कि जो नियरेस्ट विलेज है वो कितना है, दूर है। तो द वीमेन कौन सी वीमेन, जो बची थी, तो इसलिए एस के बाद क्या आया, आर आया। अब ये आर के बाद आना चाहिए लास्ट, तो आर लास्ट में आना चाहिए, आर लास्ट में आना चाहिए, उसमें आ भी रहा है आर लास्ट में, ठीक। इट वॉज मिडल ऑफ द विंटर, इसको पहले ले लिया है, यहाँ भी सही है। और क्यू के बाद पी आ गया, क्यू के बाद पी भी सही है, एस के बाद क्यू आ गया, इट वॉज मिडल ऑफ द विंटर, स्नो ले थिक ऑन द ग्राउंड, द वीमेन न्यू, ठीक ठीक, फिर तो सही है, तीसरा ही है। देखिए समझिए कैसे हो सकता है तीसरा, समझिएगा। When a light passenger plane flew off course some time ago, it crashed the mountains and its pilot was killed. कि पायलट उसका मर गया। अब ये कह रहा है इट वॉज द मिडल ऑफ विंटर, किसका समय था, मिडल विंटर का समय था, लेकिन ये बाद में लेंगे हम लोग, इसके हिसाब से देखते हैं। जब पैसेंजर प्लेन जो था वो उड़ा और कुछ समय बाद वो क्रैश हो गया, तो पायलट जो था वो भी मर गया, क्लियर। अब ये कह रहा है कि जो बचा वो कौन बचा था, द ओनली पैसेंजर्स अ यंग वीमेन एंड हर 2 बेबी डॉटर वर अनहर्ट, ये पैसेंजर बचे, तो एस आ गया पहले, क्लियर।
उसके बाद कह रहा है इट वॉज द मिडल ऑफ द विंटर, ये बता रहा है कि उस समय मौसम कैसा था, विंटर का समय था। तो एस के बाद क्या आ गया, क्यू आ गया। स्नो ले थिक ऑन द ग्राउंड, जब विंटर का मौसम था तो बर्फ जमेगी ग्राउंड पे मोटी, तो यहाँ पी आ गया। क्लियर। अब यहाँ के पी के बाद दे रहा है द वीमेन न्यू, कौन सी वीमेन, जो बची थी। क्लियर। द वीमेन न्यू दैट नियरेस्ट विलेज वॉज माइल्स अवे, तो यहाँ आ गया क्या, आर। अब जो उसे पता था कि भाई जो पास वाला विलेज है कुछ माइल्स अवे है, तो व्हेन इट ग्रू डार्क, जब अंधेरा हुआ, शी टर्न द सूटकेस इनटू अ बेड, उसने जो सूटकेस था उसे बेड में चेंज किया और उसे एंड पुट द चिल्ड्रन इनसाइड इट, और बच्चों को उसमें रखा, कवरिंग दैम विद ऑल द क्लॉथ्स एंड शी कुड फाइंड, और उसे पूरी तरीके से कवर कर दिया जो भी उसे कपड़े वहां पर मिले। तो इसलिए ऑप्शन होगा थर्ड वन। कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, एलिमिनेट मेथड से आप लोग कर सकते हैं। वैसे मैंने करने का तरीका बताऊंगा। तो ये 25 क्वेश्चन थे, किस तरीके से एग्जाम में आते हैं। ये CGLE का एग्जाम है। इसमें जो लास्ट के क्वेश्चन थे 3 या 4 जो PQRS एक्स्ट्रा दे दिए थे, ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है, ये सेट में थे, इसीलिए तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह होता है टिपिकल और ईजी शिफ्ट का। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस से हम लोग सीखेंगे। अगले लेक्चर में फिर एक नया सेट लेंगे। थैंक यू।